एएससी क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ लेसन्स को देखेंगे। केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और इस केमिस्ट्री में ये केमिस्ट्री का जो लेसन होगा वो भी बेसिकली आपके सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड होगा, +2 से रिलेटेड होगा और इसके एक 1 बाय 1 चैप्टर्स को हम लोग डील करते जाएंगे। आपको मैथ के भी वीडियोज मिलेंगे और केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। लेटर ऑन हम लोगों को समय मिलेगा तो फिजिक्स के भी देने का प्रयास किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक का ये 3rd नंबर चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेना जरूरी है कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है। तो देखिए, आजकल अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे डे टू डे लाइफ में एनर्जी के 2 रूप सबसे ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। एक है हीट एनर्जी और एक है केमिकल एनर्जी, बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारा कोई भी गैजेट जो है, होम अप्लायंस कुछ भी हैं, तो सब के सब किसी न किसी रूप से हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करने का हमारे पास, आप पहले से भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि 2 मेन सोर्स होते हैं। एक सोर्स होता है जनरेटर, जिससे हम जनरली आपको एसी करंट लेते हैं, और दूसरा सोर्स होता है बैटरी या उसका सिंगल यूनिट सेल, इलेक्ट्रिक सेल या बोलते हैं। तो वो सेल होता है जो आपको करंट देता है। तो सेल जो करंट देता है वो बेसिकली डीसी करंट होता है। और इस डीसी करंट और एसी करंट दोनों के अपने कुछ खास फ़ायदे हैं जो आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। एसी करंट और डीसी करंट में 10th की बात है तो उसमें, या फिर 10th के फिजिक्स में भी आप इसको पढ़े होंगे कि इसमें डीसी करंट का कुछ अलग इम्पोर्टेंस है, एसी करंट का कुछ अलग इम्पोर्टेंस है, उसमें कुछ अलग डिमेरिट है, इसमें कुछ अलग डिमेरिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली सेल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड बात हम लोग इस केमिस्ट्री में करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब हम सेल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसमें करंट की जो बात आएगी वो हमेशा डीसी करंट की बात आएगी। दूसरे एप्लायंसेज की मदद से आप डीसी करंट को एसी में बदल देते हैं, एसी को डीसी में बदल देते हैं इन्वर्टर्स में, लेकिन मेन जो हमारा मोटो है इस चैप्टर में वो बेसिकली डीसी करंट से रिलेटेड होगा। तो आइए इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ जो टॉपिक्स हैं हमको पढ़ने के लिए उसको देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया जाए तो इसमें है कि केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जिस केमिस्ट्री के पार्ट में हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके स्टडी को देखते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेन पार्ट होता है वो सेल होता है। तो जनरली हम लोग सेल को ये जानते हैं कि कोई भी सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, तो जनरली हम लोग जो यूज में लाते हैं अपने डोमेस्टिक लेवल पर, तो वो किसी न किसी टाइप के केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये सेल जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फंक्शन के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में। एक हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं और अपना यूज करते हैं घरों में। दूसरा इसका हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मीनिंग से ये स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोलिटिक में होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कहीं केमिकल लाइसिस करेंगे। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो तोड़ करके हम कुछ उसका यूज करते हैं आयंस का, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं। तो देखिए, इसका हमने डिफिनीशन लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो वास्तव में यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच
केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। और रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों को मिला करके हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और उसका डेफिनेशन हम लोग कई बेसिस पर दिए हुए हैं। आप 10th में पढ़े होंगे तो उसमें ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन या हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन या डिसोसिएशन पर दिए हैं डिफिनीशन। फिर 11th में आए हैं तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर दिए हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी हम लोग दिए हुए हैं डिफिनीशन ये 11th क्लास में। तो उसमें आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डिसोसिएट किया जाता है, लूज किया जाता है। तो और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो हम लोग जैसे सोडियम है एटम, सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम प्लस आयन बनाते हैं। तो वहाँ पर सोडियम एटम का सोडियम प्लस आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरीके से कहीं क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन माइनस आयन या क्लोराइड आयन बना रहे हैं तो क्लोराइड आयन बनने के केस में क्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सोडियम प्लस आयन है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा सोडियम एटम बन रहा है। तो यहाँ सोडियम आयन का सोडियम एटम के रूप में रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया। तो ऐसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कुछ होते हैं सेल के अंदर और उससे आपको कुछ एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल से बेसिकली किसी डिवाइस के अंदर होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। तो ये कन्वर्जन में पूछा जाए कि क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आगे देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये सेल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दो पार्ट में बंटा होता है, दो चैम्बर से मिल करके बना होता है। एक चैम्बर में होता है कोई एक साल्ट सॉल्यूशन, उसमें कुछ रड डिप किया जाएगा। दूसरा चैम्बर भी होता है, उसमें भी कुछ साल्ट सॉल्यूशन होता है और उसमें भी डिप किया जाएगा। और दोनों जो रड होते हैं, मेटल रड होते हैं, उन मेटल रड को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स को हम जब कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से तो उसके कारण उसमें आपको करंट पास करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और ये दोनों चैम्बर आपस में एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं, एक कंडक्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वो कंडक्टर जो जोड़ने का काम करता है दोनों को हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये दो अलग अलग मेटालिक रड लिए जाते हैं और उनको अलग अलग सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं। तो उनके डिप करने से ये बना होता है। और दोनों सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपस में एक यू शेप्ड कंडक्टिंग मटेरियल से जुड़े होते हैं। तो द सॉल्यूशन इन टू कंपार्टमेंट्स इज कनेक्टेड थ्रू एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ अगर अगर जेली एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट में आपका पोटेशियम साइनाइड हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, या फिर NH4NO3 हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इस तरह से कुछ हो सकते हैं और उनको जोड़ा जाता है। और ये जो यू शेप रड जोड़ा गया है इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो दिस ट्यूब इज नोन एज साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब सेल में साल्ट ब्रिज का क्या यूज है? तो सेल में साल्ट ब्रिज का यूज होता है, यहाँ पर हमने लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ये कभी कभी शॉर्ट आंसर में आपको देखने के लिए आ जाता है बोर्ड में क्वेश्चन, इसलिए हमने इस पॉइंट का जिक्र कर दिया है। ये कहता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है साल्ट ब्रिज का। तो साल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस होता है, ब्रिज का मतलब ही होता है दो किनारों को मिलाने वाला।
जनरल भी हम ब्रिज का यूज करते हैं, तो दो किनारे होते हैं, बीच में वाटर फ्लो हो रहा है, दोनों किनारों को मिला रहा है। तो ये भी दो अलग अलग चेंबर में जुड़े हुए हैं सॉल्यूशंस, उनके कुछ आयंस हैं, उन आयंस के ट्रांसफ़र का एक पाथ देता है। तो इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स कंप्लीटिंग द सेल सर्किट। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो उसके सर्किट का क्लोज होना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर एक बना देते हैं, एक चेंबर यहाँ ले लेते हैं और एक चेंबर यहाँ ले लेते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया गया, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए गए और इसमें एक रड डाल दिया गया, मेटल रड, इसमें भी एक मेटल रड डाल दिया गया, इसको हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। तो सर्किट तो पूरा हुआ नहीं। तो सर्किट जब नहीं पूरा हुआ तो इसी सर्किट को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक यू शेप्ड हम लोग यूज करते हैं और ये यू शेप्ड जो कनेक्टर है यही हमारा साल्ट ब्रिज है। अब ये जो आपका साल्ट ब्रिज बना और इसमें जो हमने लगाया एक मेटल, इसमें एक दूसरा मेटल लगाया, तो इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया। तो साल्ट ब्रिज यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करके और सेल सर्किट को पूरा करने का काम कर रहा है। दूसरा इसमें क्या स्टेप होता है कि इट प्रिवेंट्स ट्रांसफ़र ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम वन हाफ टू अनदर। अब एक इसमें दो पार्ट जो हम बनाया, तो हमने इसको एक हाफ सेल कहा और इसको एक हाफ सेल। सेल का आधा पार्ट है तो हाफ सेल हुए, तो दोनों हाफ सेल जो हुए तो इसमें एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करना है और सॉल्यूशन इसका इसी में रहना चाहिए, इसका इसी में रहना चाहिए। तो सॉल्यूशन को बिना ट्रांसफ़र किए हुए सर्किट को पूरा करने का काम करता है। इससे आयन का रियल में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसके माध्यम से केवल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से ही आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो ये दो स्टेप हो गए, दो सिग्निफिकेंस हो गए साल्ट ब्रिज के। जनरली 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट आपको लिखना रहता है, लिख देंगे। इसके बाद अब इस सेल में जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इस टाइप के सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो बेसिकली डेनियल सेल के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। डेनियल सेल में एक जिंक रॉड और एक कॉपर रॉड यूज किया जाता है। इसी में एक जिंक रॉड हो जाएगा और एक कॉपर रॉड हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका जिंक रॉड बना दिया जाए और यहाँ पर कॉपर रॉड बना दिया जाए, तो ये सेल जो होगा इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम डालते हैं, तो ये जो सेल बनता है ये सेल बेसिकली आपका होता है डेनियल सेल। अब इसी डेनियल सेल में अगर हम लोग बात करते हैं और इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंसंट्रेशन अगर 1 m रखा जाता है तो उस कंडीशन में एक स्पेसिफिक सेल हो जाता है और उस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग गैल्वेनिक सेल का ही यूज करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इन गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन कहाँ होता है और रिडक्शन कहाँ होता है ये जानना जरूरी है। ऑक्सीडेशन के रूप में हम लोग देखे हुए हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता था, तो ऑक्सीडेशन में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस सेल में जनरली क्या होता है कि यहाँ पर Zn का इलेक्ट्रॉन आपका लूज होता है और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन होता है, तो कॉपर आयन से कन्वर्जन होता है कॉपर में और इधर Zn का Zn2+ आयन में कन्वर्जन होता है। तो ये गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, तो एनोड पर हुआ और वो बेसिकली क्या होता है, तो एक निगेटिव प्लेट होता है। ये आपका एक निगेटिव प्लेट है और ये आपका एक पॉजिटिव प्लेट है। ये आपका हुआ एनोड, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड। और ये आपका दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड और ये बेसिकली आपका एक पॉजिटिव प्लेट होता है। एनोड पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है।
ये आपका रिडक्शन होता है यहाँ पर। तो गैल्वेनिक सेल में हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, तो एनोड पर, और यानी वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और बेसिकली वो प्लेट कैसा होता है, तो निगेटिव प्लेट होता है। उसी तरीके से रिडक्शन कहाँ होगा, तो जस्ट उसके अपोजिट होगा, यानी कॉपर प्लेट पर आपका रिडक्शन होता है, और वो बेसिकली क्या होता है, तो आपका एक पॉजिटिव सेल होता है। तो इस तरीके से हमने एक जनरल आइडिया के रूप में देखा से हमने देखा कि गैल्वेनिक सेल में आपका ऑक्सीडेशन हुआ ये Zn वाले प्लेट पर, नेगेटिव पर, और रिडक्शन हुआ है आपका कॉपर वाले प्लेट यानी पॉजिटिव पर। तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा कि कॉपर आयन जो होता है वो बेसिकली आपका कन्वर्ट होगा कॉपर में, डिपॉजिट होगा यहाँ कॉपर, और यहाँ पर Zn प्लस से जो है Zn से Zn प्लस का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अगले प्रोसेस के बारे में देखते हैं। आइए अब डेनियल सेल में हम लोग देखते हैं कि डेनियल सेल जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो डेनियल सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं, वैसे 11th क्लास में आप डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि डेनियल सेल क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा सेल लिया जाए जिस सेल में आपको एनोड और कैथोड में आपके ये आयंस जो हैं Zn2 प्लस आयन और Cu2 प्लस आयन, या फिर कहिए कि Zn रॉड और कॉपर रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल। तो व्हेन सेल इज डिजाइन इन सच अ मैनर टू मेक द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन Zn2 प्लस आयन एंड Cu2 प्लस आयन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, देन द सेल इज कॉल्ड डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में हम लोग रॉड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में क्या यूज करेंगे, तो Zn रॉड और कॉपर रॉड। क्लियर। अब कोई भी सेल होता है तो हमसे पूछा जाता है कि उसका सेल रिएक्शन लिखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए। सेल रिएक्शन दे दिया जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कहेगा लिखने के लिए, सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, कहेगा कि सेल रिएक्शन लिखिए, या फिर उसका हाफ रिएक्शन लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग इलेक्ट्रोड में किए गए हों। तो अब इसी में डेनियल सेल में एक स्पेशल केस आता है कि अगर डेनियल सेल ऐसा लिया जाए कि उसका इलेक्ट्रोलाइट 1m हो और उनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1.1 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, V होना चाहिए हमारा 1.1 वोल्ट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अगर आप 1m लिखते हैं तो ऐसे सेल को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है। अब ये आपका गैल्वेनिक सेल भी लिख सकते हैं, या गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। उसका तो पूछा जाता है आपसे कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, तो आप बताएंगे 1.1 वोल्ट। उसी तरीके से उसका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 1m होता है। तो एक जनरल टिपिकल हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल को यहाँ बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 चेम्बर लिए गए, एक चेम्बर में इसमें जिंक रॉड डाला गया है और यहाँ पर कॉपर रॉड डाला गया। तो ध्यान यही देना है कि ऐसे सेल्स में जिसमें जिंक रॉड डाला जाएगा उसमें जिंक का ही साल्ट सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, और जिसमें कॉपर रॉड डाला जाएगा उसमें कॉपर का ही साल्ट सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। अपोजिट साल्ट सॉल्यूशन हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो Zn है और यहाँ पर ZnSO4 है, एक्वस फॉर्म में है,
उसी तरीके से कॉपर है तो उसमें कॉपर सल्फेट आपका एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है। अब इसमें एक साल्ट ब्रिज रहता है और साल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को अगर हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इसमें जो जिंक सल्फेट हैं, ये जिंक सल्फेट अपने आयन में स्प्लिट होते हैं। आयन में कैसे स्प्लिट होते हैं तो Zn2+ बन जाता है और आपके सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं। एक्वस फॉर्म में है तो अलग हो जाएंगे, जिंक और सल्फेट अलग अलग हो जाते हैं। और इधर जिंक का रड है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जिंक पर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। बेसिकली जिंक जो है वो Zn+ के रूप में आने लगता है और Zn+ के रूप में आने लगता है। ये जिंक Zn+ में जब कन्वर्ट होगा तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ ZnSO4 जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है तो इसमें Zn+ निकल रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब इससे भी Zn+ निकलेगा, इससे भी Zn+ निकलेगा तो रिएक्शन में तो दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन होता है और होने का कारण क्या है कि जो Zn से Zn+ आयन बनने का रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू डिसोसिएशन ऑफ दिस Zn+ आयन, Zn2+ आयन। तो इसका नतीजा क्या होता है कि ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका निकलते जाता है। Zn के मैक्सिमम एटम्स Zn2+ में कन्वर्ट होते जाते हैं और जब कन्वर्ट होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन से यहाँ निगेटिव पॉइंट पर हैं और जब इसको हम कंडक्टर के माध्यम से जोड़ते हैं तो यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैरिंग निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होने लगते हैं कहाँ, तो Zn प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर। अब कॉपर प्लेट की ओर जब आएंगे ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहा है Zn से कॉपर की ओर। अब कॉपर प्लेट में जब आएंगे तो कॉपर प्लेट में क्या होता है कि यहाँ पर भी कॉपर का भी कन्वर्जन हो रहा है कॉपर प्लस आयन में और CuSO4 जो है इससे भी Cu2+ आयन निकल रहे हैं। तो इसका जो कन्वर्जन हो रहा है जैसे Zn का Zn2+ में हो रहा था तो वहाँ पर Zn वाला बहुत फास्ट था और इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन जो हो रहा था वो स्लो था। यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर आयन का जो फॉर्मेशन होता है कॉपर 2+ आयन में इस प्लेट का, ये बहुत स्लो रेट से होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। और यहाँ पर आपका कॉपर जो प्लस है इसका ज़्यादा रेट से हो रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होते हैं, जितना Cu+ बन रहा है 2+ वो आपका Cu में कन्वर्ट होते जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पर कॉपर प्लेट पर कॉपर आयन रिड्यूस होकर के कॉपर में डिपॉजिट होते जाता है और इस तरह से ये साल्ट ब्रिज के माध्यम से सर्किट आपका पूरा रहता है और सेल आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है। तो ये काम कब होता है, जब दोनों का 1.1 वोल्ट रहता है। अगर हम लोग अब इसमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम लोग इसमें देने लगते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस देने लगते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम बाहरी सोर्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं अगर वह लेस देन 1.1 हो तो ये सेल रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, सेल आपको करंट देता रहेगा। अगर हम बाहर से भी 1.1 वोल्ट देने लगे वोल्टेज इसको तो उस समय कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर देते हैं तो इस कंडीशन में इस सेल का जो सेल रिएक्शन है ये रिवर्ट कर जाता है, अपोजिट हो जाता है और अपोजिट होने के कारण अब ये सेल जो है पहले जो आपको दे रहा था Zn से कॉपर की ओर करंट जो दे रहा था अब इसका करंट फ्लो अपोजिट हो जाता है और तब वह सेल आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है। यानी हम उसको कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो ऐसा इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले डेनियल सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल के केस में भी ये इसका तो एक कंडीशन है ये। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेल रिएक्शन चूँकि Zn और कॉपर के बीच में हो रहा है तो Zn सॉलिड है,
Zn प्लस वाला। उसके बाद कॉपर है तो इसमें Zn सॉलिड और प्लस Cu2 प्लस एक सॉल्यूशन लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि Zn का कन्वर्जन हो जाता है Zn2 प्लस में। यहाँ आपने देखा था कि Zn जो था यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। तो Zn का ऑक्सीडेशन होता है Zn2 प्लस में, और उसी तरीके से कॉपर आयन का रिडक्शन होता है कॉपर के रूप में। तो ये सेल रिएक्शन जब लिखने के लिए कहा जाए तो हमको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, गैल्वेनिक सेल का हो या डेनियल सेल का हो। अब इसके बाद इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका होता है कि जो एनोड है जहाँ पर आपका रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो एनोड है, और जहाँ पर रिडक्शन जहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा था वो आपका ये कैथोड था। ये आपका हो गया कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में एनोड को लिखते हैं, राइट साइड में कैथोड को लिखते हैं। तो एनोड में क्या हुआ है कि Zn है, इसका कन्वर्जन किस रूप में हुआ है Zn2 प्लस में। तो हमने लिख दिया Zn S और एक वर्टिकल लाइन देते हैं, और उसके बाद इसका जो कन्वर्जन हुआ है Zn2 प्लस में इसको लिख दिए। ये बेसिकली एनोड पर हुआ है, पहले एनोड लिखना है, और इसके बाद एक डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन देते हैं और इस सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर क्या हो रहा है रिडक्शन में कि कॉपर 2 प्लस आयन है, इसका कॉपर में हो रहा है, तो Cu2 प्लस एक्वस आयन हो गया है और इसका कॉपर में हो गया। ये आपका होता है कैथोड पर, ये कैथोड रिएक्शन हो गया। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड रिएक्शन को लिखते हैं किसका किस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, बीच में एक वर्टिकल लाइन दे करके, फिर डबल वर्टिकल लाइन दे करके रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं, उसमें पहले कौन था उसका किस में हुआ रिडक्शन, इसको लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए डेनियल सेल का या जिंक और कॉपर से रिलेटेड गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर के अलावा भी हो सकते हैं। तो अगर जिंक कॉपर का पूछा जाए तो ऐसे लिखेंगे, या अदर कोई भी चीज़ हो तो पहले एनोड रिएक्शन तब कैथोड रिएक्शन, बीच में डबल वर्टिकल पैरेलल लाइन देना है। तो ये सेल रिएक्शन लिखने का तरीका हो गया। अब इसके बाद आता है हाफ रिएक्शन लिखने के लिए। सेल में दोनों कंपार्टमेंट में जो हाफ रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब हाफ रिएक्शन में आप चाहें तो ऊपर रिडक्शन को लिखिए, नीचे ऑक्सीडेशन को लिखिए, या फिर ऑक्सीडेशन को ऊपर लिखिए रिडक्शन को नीचे लिखिए। जनरली प्रैक्टिस में हम लोग रिडक्शन को ही लेते हैं। तो रिडक्शन में कहाँ हो रहा है, तो कॉपर 2 आयन ये था हमारा, और इसका कन्वर्जन हुआ है कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर 2 प्लस आयन था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये दोनों इस +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए और कॉपर हमारा मिल गया। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ। और उसी तरीके से जिंक था, जिंक मेटल आपने लिया था, जिंक मेटल का कन्वर्जन हुआ था Zn2 प्लस में और इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे। तो Zn सॉलिड है इस रड के रूप में, और इसका चेंज किस में हुआ है, तो Zn2 प्लस आयन में हुआ है एक्वस फॉर्म में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, और कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्जन ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन लिए, डेनियल सेल क्या होता है लिए, और सेल का हम सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये बात जाने। और आपके बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं रिएक्शन लिखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए, या हाफ रिएक्शन। फिर और सारे भी क्वेश्चंस होते हैं और टॉपिक होते हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड पोटेंशियल या उसके बाद ऑनवर्ड जितने हैं, तब तक हम इस वीडियो को आप देख लीजिए, देख करके इसको रिव्यू दीजिए, इस पर आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, यूजफुल है, इसमें क्या करने की और ज़रूरत है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।